हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने कर लिया था टिल गुप्ता एम्पायर, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब इसके आगे जो छोटी छोटी कुछ डायनेस्टीज हुई हैं उसको हम देखेंगे। जैसे एक होगी वर्धन डायनेस्टी, फिर आ जाएगी आपकी पाला डायनेस्टी, फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये सारा का सारा आप प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आया था। फिर आएगी गुर्जर प्रतिहास। इन तीनों का अगर आपको ध्यान हो तो पढ़ा था अपन ने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल विच कंटिन्यूड फॉर 100 years। अब ये अपन देखेंगे इसको थोड़ा सा आगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, मतलब इन शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा अपन इसमें देख लेंगे। फिर आ जाएगी आपकी चोलास, ठीक है। अगर अपन थोड़ा साउथ की बात करेंगे, पल्लव्स। चोलास की अगर बात करें, इफ यू पीपल रिमेंबर, तो चोला डायनेस्टी के आपने राजराजेश्वर वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। राजा वन, राजेंद्र वन इन रूलर्स के बारे में पढ़ा था, वही इसमें आएगा। और फिर आ जाएगा आपका चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से नोट कर लेना आप नोट्स में भी, तो आपको एक ग्रुपिंग हो जाएगी। इसको समझने में, थोड़ा ध्यान रखने में आपके लिए इजी रहेगा। और 3 ट्राइब्स जो बाहर से आई, साकास, हुणास एंड कुशान, ये तीनों ट्राइब्स ये बाहर से आई। तो देखो यहां अपन क्या वर्ड लिखा है ऊपर, सोशल अमेलगमेशन मींस बाहर से आए। स्पेशली ये इन तीनों के लिए बात हो रही है, शाकास, हुणास एंड कुशान्स। कनिष्क आपको रूलर याद होगा, अभी अपन देखेंगे आगे। कनिष्क कुशान रूलर था, तो ये इनके लिए लिखा गया है बेसिकली एक्सटर्नल अटैक्स एंड सोशल अमेलगमेशन। मतलब आए तो ये बाहर से थे, बट यहीं पूरी तरह से ये इंडिया का जो जेनरस कल्चर है, जेनरस मतलब वी यूज्ड टू इम्बाइब द फॉरेन एलिमेंट्स इन आवर कल्चर। एक्सक्यूज मी, फॉरेन एलिमेंट्स को हम अपने में इम्बाइब कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो ये लोग परमानेंटली यहीं सेटल हो गए, अब हमारे बीच में ही है और इंडियंस ही है एक तरह से। जबकि एक्चुअल में ये तीनों ट्राइब्स के बारे में है ये कि ये बाहर से आए थे। अब थोड़ा सा अपन और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि नोट्स आपके प्रिंटिंग में है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे नोट्स। नोट्स मिलने के बाद, या वैसे भी अभी भी आपको टाइम मिले तो आप इसमें इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको एक तो पूरा कवर कर लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का अगर आपने देख लिया होगा अभी तक, 10th की बात कर रहा हूं मैं, 10th RBSc की, आपने देख लिया होगा लगभग पूरा का पूरा वही है जो हम पहले ही देख चुके हैं। चाहे वो लिबरलाइजेशन वाला चैप्टर हो या कंज्यूमर अवेयरनेस की बात हो, ये सारा का सारा हम देख चुके हैं। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह हम थोड़ा सा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो वी विल ट्राई कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक्स। और फिर आपको देखना है ज्योग्राफी, सिविक्स वाला भी पार्ट। सिविक्स वाले पार्ट में भी डेमोक्रेसी है, अच्छे से पता है आपको। उसमें कुछ और फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसमें बता रखी है, जैसे एलिटिस्ट, प्लूरलिस्ट, ये जो थोड़े न्यू टर्म्स हैं हम डिस्कस कर लेंगे। फिर फंक्शंस हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह पढ़ा था आपने लास्ट ईयर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सारा का सारा है। और सिमिलरली हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, ये सारा का सारा हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट्स। लोकल गवर्नमेंट इसी साल देखा है हमने इन द चैप्टर फेडरलिज्म। तो इसमें भी आपको एज सच प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम इनको थोड़ा सा मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लेकर क्लास के अंदर लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, जो आपका सीबीएसई का पार्ट नहीं है। तो इनको भी आप थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दीजिए। इकोनॉमिक्स से आप स्टार्ट कर लेना, इकोनॉमिक्स के बाद यू कैन मूव ऑन टू सिविक्स। सिविक्स वाला पोर्शन आप देख सकते हो। फिर अभी हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा पोर्शन आपको कब देखना है।
ठीक है, आप पहले इकोनॉमिक्स वाला, फिर सिविक्स, फिर आगे ज्योग्राफी का भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका कोर्स जो है वो कवर होता जाए। क्लास में तो जो हो रहा है वो तो करना ही है, बिसाइड्स दैट बाकी वाला पोर्शन भी आपका और कवर होता जाए। अभी जैसे थोड़ी स्कूल्स में भी आपकी हॉलीडेज आएंगी, स्कूल्स का बर्डन भी ऐसा नहीं रहेगा, सीबीएसई वाला हमारा पूरा कवर्ड ही है, तो जल्दी हो जाएगा हमारा कोर्स। हम ट्राई करेंगे बाय द मिड ऑफ नवंबर आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी वैसे नोटिफिकेशन नहीं आया। तो 9th आरबीएससी का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबली हो सकता है, अगर कुछ क्लियरिफाई नहीं किया इन्होंने कि क्या आना है क्या नहीं आना है, तो हो सकता है वो वाला पार्ट भी हमें टच करना रहेगा, उसको भी देखना रहेगा। तो इसलिए 10th आरबीएससी की इकोनॉमिक्स से भी आप स्टार्ट कर दो। इधर जो टेस्ट में है, टेस्ट में आपके 9th सीबीएसई के चैप्टर हम कर ही रहे हैं, 10th आरबीएससी की जो हिस्ट्री है ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है। उधर वो एग्जाम में आ रहा है, इधर 10th आरबीएससी हम यहाँ पे लेक्चर्स में देख रहे हैं। अब आप 10th आरबीएससी का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और सिविक्स वाला पार्ट भी एक बार अपने से देखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आए तो मुझसे पूछ लेना, क्लास में भी हम कवर करेंगे इसको, बट वो थोड़ा सा इसमें पेस में रहेगा, ताकि जल्दी हमारा कोर्स कवर हो जाए, फिर हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाए रिवीजन का। टेस्ट सीरीज का प्लान आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका शेड्यूल है दैट इज ऑन 25th 40th 1 to 3 की अगर बात करूं तो उसमें जो सिलेबस है वो रहेगा, अभी 2 चैप्टर्स आपके दिए हैं, बड़े चैप्टर्स हैं दोनों 9th के, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये दोनों आपके इसमें चैप्टर्स आएंगे अच्छे से, ताकि आपका कवर हो जाए। लास्ट टाइम अपन ने 4 दिए थे, इस बार कम किए हैं क्योंकि दोनों ये लेंथी चैप्टर्स हैं। लास्ट टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इतना लेंथी नहीं था, एंड देन इंडिया साइज एंड लोकेशन भी छोटा सा चैप्टर था, तो इसलिए इस बार थोड़ा चैप्टर्स कम रखे हैं और आपको ये इस तरह से कवर करते जाने हैं। वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इस तरह से इन चैप्टर्स को कवर करना है कि अब आपको दोबारा जब आप इसको देखोगे तो सिर्फ आपके टिक किए हुए पॉइंट्स ही देखने की नीड हो, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड आपको नहीं रहे। कुछ बच्चों की क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, जो बॉक्सेस होते हैं चैप्टर्स में उनका क्या करना है। तो नॉर्मली अगर हम बोर्ड की बात करें तो उसमें तो ऐसे आते नहीं है बॉक्सेस से क्वेश्चन। एनटीएससी में क्योंकि ये बोलते हैं कि ये कोर्स है, अब वो कोर्स का ही पार्ट है एक तरह से, तो इसमें मना नहीं किया जा सकता कि बॉक्सेस में से नहीं आएंगे, और ऐसा भी नहीं कि बॉक्सेस में बिल्कुल ही नहीं आए हैं, कम आए हैं। तो एक बार आप देख लेंगे बॉक्स वाले पार्ट को भी अच्छे से उसमें देख लेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको क्लिक कर जाएगा अगर वो आपका पढ़ा हुआ होगा। भाई ऑब्वियस बात है, हिस्ट्री की बात करें आप 30-40 पेजेस का जब चैप्टर पढ़ ही रहे हैं पूरा का पूरा, तो उसमें अगर बॉक्स वाला पोर्शन भी आप एक बार देख लेंगे, तो अगर एक स्लाइटेस्ट ऑफ द चांस भी रहा कि आपके एग्जाम में आ गया हो, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ बच्चों की और क्वेरी थी रिगार्डिंग जो बॉक्स वाला आपका पोर्शन दिया हुआ है। नॉर्मली हर सेकंड थर्ड पेज पे एक कोई बॉक्स बना रहता है, 1-2 बॉक्सेस बने रहते हैं, उसको देख लेना, ठीक है। अब इसमें जैसे अभी बात करें तो कई सारे इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस वाला उसकी बात करें तो उसमें बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाइमलाइन जो दी हुई है आपके नोट्स में भी बना रखी है टाइमलाइन, और बुक में भी टाइमलाइन दी हुई है आपके हर चैप्टर के साथ। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप देखना, वो भी आप एक तरह से बॉक्स में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख लीजिएगा। बिसाइड्स दैट एक क्लास और आपकी लेंगे विच विल बी एक्सक्लूसिवली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो अभी थोड़ा कोर्स कवर करने से आप भी थोड़ा सा अपने से करना स्टार्ट कर ले, आपको वही बोला जा रहा है अपने से करने के लिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो अब वर्धन डायनेस्टी की अगर इधर बात की जाए तो अपन ने पढ़ा था पुष्यभूति, कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय, गुप्त एम्पायर का जो था अपन ने पढ़ा था उसके टाइम पे, इसी का एक फ्यूडल लॉर्ड था, फ्यूडेटरी या फ्यूडल लॉर्ड पुष्यभूति, इसने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में इसने स्टैब्लिश की अपनी कैपिटल एट अ प्लेस कॉल्ड थानेश्वर। कहां पे? थानेश्वर। इट इज नॉर्थ ऑफ दिल्ली। थानेश्वर जो प्लेस है नॉर्थ ऑफ दिल्ली, यहां पे इसने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी।
इसके बाद एक रूलर आया प्रभाकर वर्धन। वर्धन डायनेस्टी स्टार्ट हुई। मेन जो इसमें देखना वो यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो है हर्षवर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हर्षवर्धन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी। इसने अपनी कैपिटल थानेश्वर से शिफ्ट की थी कनौज। कनौज, अभी वो जब हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की बात कर रहे थे तो बेसिकली इसी सिटी के लिए था। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एक बार फिर बताऊंगा, अभी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना। जो 3 साइड्स थी, पालास, पाला डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, यानी कि 3 साइड्स हो गई। एक वो उसमें नाजिज्म में आपने पढ़ा था ट्राईपार्टाइट, जर्मनी, इटली और जापान के बीच। इस तरह से ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था और 100 ईयर्स तक ये चला था तकरीबन। इसमें फाइनली जो जीते थे, जो कंसीडर किया जाता है एसएस, तो मतलब अलग अलग टाइम पे कोई कभी कोई साइड जीतता था, कोई साइड जीतता था। फाइनली जो जिसके लिए कंसीडर किया जाता है कि हु आर द विनर्स ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, दे वर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो कन्नौज इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की। इसके टाइम पे लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, एक तो ह्यूनसांग, ये आया था चाइनीज ट्रैवलर इंडिया। ये पहले तो शैव था, शैवाइट था, लॉर्ड शिवा को मानने वाला था। बाद में ये डाइवर्ट हुआ टुवर्ड्स महायान ऑफ बुद्धिज्म। महायान ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में एक तो हीनयान है, एक महायान है, ये अलग अलग उसके सेक्ट हैं। महायान में जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी आइडॉल्स बनाई गई, यानी मूर्तियां बनाई गई, और उनको एक सुपर नेचुरल टाइप सा पर्सनैलिटी कंसीडर किया गया इन महायान। तो महायान बुद्धिज्म को ये बाद में हर्षवर्धन फॉलो करने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आया था, ह्यूनसांग। अब इसके कुछ बुक्स हैं, वो अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों। हर्षवर्धन ने खुद ने बहुत बड़ा लिटरेट पर्सन था एक तरह से। ये काफी इंटरेस्ट था इसका, पोइट्री एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके 3 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। नागानंद, अच्छे से ध्यान रख लेना, प्रिय दर्शिका एंड रत्नावली। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये एक एक्ट चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके ऊपर काफी अपोजिशन भी हुआ, काफी सारी चीजें हुई, प्रोटेस्ट हुआ, तो सीए के साथ एक और वर्ड चलता था एनपीआर, अगर आपको ध्यान हो तो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इफ यू पीपल रिमेंबर, अगर आप न्यूज को फॉलो करते थे तो आपको ध्यान होगा, एनपीआर एक वर्ड आता था, तो इससे ही आप ध्यान रख लेना। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, अच्छे से ध्यान रख लेना, नागानंद, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। इसकी कोर्ट में था बाण भट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पोएट था। इसके 2 इंपॉर्टेंट क्रिएशंस है, कादंबरी एंड हर्षचरित्र। इसके जो 2 इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं, दे आर कादंबरी एंड हर्षचरित्र। सो दैट वाज द वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी के बाद ये जो इसमें पॉइंट्स मैंने आपसे पहले ही कहा, जो भी आपसे यहां बोला जाएगा कि दीज पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब इसके बाद वर्धन डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी अपन देखेंगे, दैट इज पाला डायनेस्टी। बंगाल की साइड की थी ये। इसका जो फर्स्ट रूलर आता है जिसने एस्टेब्लिश किया था, गोपाला। ठीक है, इन अराउंड 750 AD। 750 AD
और इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है इसका, वो है धर्मपाल। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पाला डायनेस्टी का हुआ है, दैट इज धर्मपाल। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, बंगाल की साइड की डायनेस्टी थी। बाकी आप इसमें देख लेना, कन्नौज तक भी पहुंचे थे, ये एम्पायर अपना इन्होंने एक्सटेंड किया था। इसके बाद आ जाता है आपका पाल डायनेस्टी के बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इसने रूल किया, जो इसका टाइम पीरियड आता है वो आता है 6th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक का बताते हैं। वैसे जो क्रेडिट जाता है ऑफ एस्टेब्लिशिंग राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, वो जाता है दाती दुर्ग। किसको जाता है? दाती दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इन 753 AD। देखो मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज अलग अलग पार्ट में एस्टेब्लिश हुई थी। ऐसा नॉर्मली रहा है इंडिया में, बहुत कम रूलर्स हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन भी कह सकते हो आप एक तरह से, जिन्होंने एक तरह से पैन इंडिया, मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द पोर्शन पे रूल किया। बाकी उसके अलावा नहीं तो डिवाइडेड था, एक नॉर्थ हो गया, एक वेस्ट हो गया, एक ईस्ट का हो गया, एक कौन सा हो गया आपका, साउथ का। ठीक है, तो दाती दुर्ग था, इसने एस्टेब्लिश किया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इसको जाता है, इसका एक रूलर हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष 1, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है। ड्यू टू हिज रिलीजियस टेम्परामेंट and his knowledge of poetry and literacy work, और जो इसने ये चैरिटी वगैरह करता था, इसको एक टाइटल दिया गया है अशोका ऑफ द साउथ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या टाइटल दिया गया इसको? अशोका ऑफ साउथ, अमोघ वर्ष 1। दो पोएट्स के नेम आएंगे, पंपा एंड पोना। पंपा एंड पोना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। दे आर कंसिडर्ड एज जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। क्या कंसिडर किया जाता है इनको? जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, पंपा एंड पोना। इसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बाद फिर आएगी आपकी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी 7th till 11th सेंचुरी का इसका टाइम बोला जाता है। इसका फाउंडर था नागभट्ट वन। नागभट्ट वन इसको फाउंडर कंसीडर किया जाता है ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इसने सक्सेसफुली अरब जो अटैक्स हो रहे थे उनको रोका था। इसने बहुत सक्सेसफुली रोका था इसने अरब अटैक्स को। अरब अटैक्स हो रहे थे अंडर 2 पर्सन नेम जुनैद एंड तमीम। अरब अटैकर्स थे, उनको इसने रोका। ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नागभट्ट वन का। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में फाइनली जिसको विक्टोरियस कंसीडर किया जाता है, दैट इज दे आर गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज जो सिटी था, बहुत ही फर्टाइल सिटी था। आपको ध्यान होगा 7th क्लास में ही आया था ये आपके, उसके लिए ये स्ट्रगल था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसके बाद इसका बेटा आया वत्सराज, फिर नागभट्ट 2। नागभट्ट 2 का ग्रैंडसन था मिहिर भोज। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। मिहिर भोज, राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं के लिए बोला जाता है मिहिर भोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। महमूद गजनी का नाम सुना होगा, या महमूद ऑफ गजनवी, या महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जिसे सोमनाथ टेंपल पे अटैक किया था। तो जब उसके इन्वेशन स्टार्ट हुए 1028 के आसपास, यानी कि 11th सेंचुरी में, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक रूलर था राजपाल।
ये बिना कोई रेजिस्टेंस ऑफर किए इसको, यानी बिना महमूद गजनी से लड़े, उसको उससे स्ट्रगल किए, ये बैटलफील्ड छोड़ के भाग गया। और इसी के साथ ये एंड हो गया ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो ये अपना एक ग्रुप हुआ, इसमें अपन ने 4 डायनेस्टीज देखी अभी, वर्धन डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड देन द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब इसके बाद इधर अगर आप देखोगे तो आ जाती है आपकी चोल डायनेस्टी। साउथ की बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है, एम्पायर रहा है इसका, और जो उस समय साउथ में इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, चेरास एंड पांडास, ये दे ऑफ केरल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा है राजा राजा वन, ये क्लिक किया होगा आपको डेफिनेटली। इसने राजेश्वर टेंपल बनाया इन तंजौर। कहां पे? राज राजेश्वर टेंपल इन तंजौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आया होगा आपको 7th क्लास में, पूरा आपके इसके इमेजेस होने भी थे। द्रविडियन स्टाइल इसके टाइम पे पीक पे पहुंची थी, चोला एम्पायर के टाइम पे। इसका बेटा था राजेंद्र वन, उसने भी बहुत सारे टेंपल्स के अलावा बहुत सारे टेंपल्स उसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें तो चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेरियस प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी बोली गई है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसको बोलते हैं नाडूज। नाडू मैंने आपको लास्ट एक क्लास में बताया था तमिलनाडु वाले चैप्टर में, नाडू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। वेला नाडू भी आपका यहाँ पे लिखा देगा, ठीक है। कोटम, कुर्रम, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस वगैरह, इस तरह से प्रोविंसेस फिर किसमें डिवाइड हो गई? डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स फिर भाई मंडल हो गए, इस तरह से फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गए, डिस्ट्रिक्ट किसमें डिवाइड हो गई? इन द विलेजेस। तो बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चोला एडमिनिस्ट्रेशन का था। टैक्स जो कलेक्ट करते थे, 1/6 पार्ट जो प्रोड्यूस था उसका 1/6 कलेक्ट करते थे एज टैक्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन काइंड। काइंड का मतलब क्या हो गया कि भाई फ्री लेबर ऑफर कर दी, इस तरह से। चोलास के टाइम पे ये सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम कंसीडर किया गया है साउथ का। ऐसे ही पल्लव्स थे, पल्लव्स आपका ज्यादा नहीं है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, देवर द इंपॉर्टेंट पल्लव रूलर्स। फिर अगर चालुक्य रूलर्स की बात करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है पुलकेशन II। He was the most important चालुक्य रूलर। थोड़ा अपन फास्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स में आ जाएगा आपका जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब तक आपने जो रिफ्रेशर वगैरह ले रखी है, स्टूडेंट एडवाइजर जैसा आपको बताया, उसमें आप देख लेना, बहुत ज्यादा वैसे ही इतना आने का इसमें मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार जो चीजें हैं ये टेंपल्स वगैरह का, इनको आप इसमें देख लेना। फिर अपन बात कर रहे हैं साकास। ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, इंडिया में आया, ये फॉरेन ट्राइब थी, और बाद में यहीं पर ही ये लोग सेटल हो गए। रामायण महाभारत में भी इनका रेफरेंस आता है, रेफरेंस इनका रामायण महाभारत में भी है, साका। इसके बाद हुणास, चाइना से निकली दो, चाइना के नेबरहुड से, एक गई रोमन एम्पायर पे अटैक करने। आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं तो उसमें 300 आती है एक मूवी कि 300 सोल्जर्स, ग्रीक सोल्जर्स, दे ऑफर्ड रेजिस्टेंस, दे फॉट विद अ ह्यूज आर्मी। तो जैसा उनका उसमें डिस्क्रिप्शन था, तो हुणास के लिए वर्ड भी यूज किया गया है, दे वर कॉल्ड दैत्यास। क्या बोलते थे इनको? दैत्यास, मतलब दैत्य ही बोला जाता था। इनका अपीयरेंस कहते हैं देवर कैनिबल्स, मतलब ऐसा ही मंगोल्स के लिए बोला जाता है जो चंगेज खान के अंडर में आए थे। कैनिबल्स मींस सोल्जर्स को ये मार के खा जाते थे, ऐसा इनके लिए कहा जाता है। बहुत ही बार्बरिक रूलर्स, बहुत ही बार्बरिक टाइप की एक तरह से आप स्पीशीज कह सकते हैं। कोई भी मतलब इनको रोक नहीं पाता था, बहुत ही ये क्रूअल थे। तोरामन इंपॉर्टेंट एक इसका रूलर हुआ है, ये ध्यान रख लेना, हुना ट्राइब की वजह से ही गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। हुना ट्राइब की वजह से ही गुप्त डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हो गई। अब इसके बाद है आपका कुषाण। कुषाण डायनेस्टी में जैसे आपका है, इनको
यूएजी या तोराचिरान भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी चाइना के उधर के साइड से आए थे। रूलर्स इसके बता रखे हैं, कुजाला मेम्फिडीज, वामी मेम्फिडीज, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, कनिष्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुषाण ट्राइब। ही रूल्ड फ्रॉम 127 AD टू 140 13 ईयर्स तक इसने रूल किया था। इसने स्टार्ट किया इंडिया के अंदर एक संवत। उस दिन मैं आपको बता रहा था, जब गुप्त संवत बताया था तो विक्रम संवत भी बताया था, और एक बताया था शक संवत। ठीक है, तो वो इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको क्रेडिट जाता है कनिष्क को ऑफ स्टार्टिंग दिस संवत। ठीक है, बहुत लंबे टाइम, मतलब शक संवत का इसको जाता है क्रेडिट। इसने जो इसका एक इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी कैपिटल थी पुरुषपुर, पेशावर इन पाकिस्तान, मॉडर्न डे पेशावर इन पाकिस्तान। बाद में इसने इसको शिफ्ट किया मथुरा। ठीक है, इसने फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट संगीति आप ये कह सकते हो, सम्मेलन अपन बोलते ना एक तरह से, सबको ऑर्गेनाइज किया। 4 हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ इसने करवाई है कनिष्क ने। कहां पे करवाई है? कुंडलवन इन कश्मीर, कुंडलवन इन कश्मीर। और जो हेड किए थे इसको आचार्य पार्षद, उन्होंने इसको हेड किया। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट संगीति, कुंडलवन इन कश्मीर। कनिष्कपुर बसाया था इसने, जिसको बाद में कश्मीर बोला गया। तो जब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया का एम्पायर कितना बड़ा था, तो देख लो, अब जो पेशावर है वो उस टाइम पे क्या था? पुरुषपुर। अब जो कांधार है अफगानिस्तान का, पहले क्या था? गांधार। तो बहुत आगे तक था इंडियन रूलर्स का एम्पायर। कनिष्कपुर भी ध्यान रखना इसमें बसाया था, जिसको अभी क्या बोला जाता है? कश्मीर। ऐसे पहले कैपिटल थी पुरुषपुर पेशावर में, फिर इसने कहां शिफ्ट कर ली? मथुरा शिफ्ट कर ली। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है कुषाण ट्राइब का। वैसे तो ये बार्बरिक थे, शाकास, हुणास एंड कुषाण्स, पर बाद में इंडियन कल्चर में ही पूरी तरह से ये मिक्सअप हो गया। तो ये आपका चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने सातवाहन डायनेस्टी देखी, गुप्त एम्पायर देखा, और फिर अपन ने छोटी छोटी डायनेस्टीज जिनका स्मॉल स्मॉल इंट्रोडक्शन है आपका, वो सारा का सारा अपन ने इसमें कवर किया। अब आता है इसके बाद द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत। अगेन आपके 7th क्लास में आया था। आपको पहले बताया मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। लेकिन मोहम्मद गौरी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो यहां पे सेटल हो। ठीक है, वो तो यहां से चला गया, अपने रिप्रेजेंटेटिव उसने अपॉइंट किए, बाद में उसकी डेथ हो गई, तो उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं करके गया कि मोहम्मद गौरी के बाद कौन इंडिया वाले साइड को देखेगा। तो इसके 3 स्लेव्स के बीच में एक तरह से स्ट्रगल हुआ बिटवीन इस 3 स्लेव्स। ठीक है, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, फिर था यालतुज, ठीक है, और एक था नासिरुद्दीन कबाचा। ठीक है, इन 3 स्लेव्स के बीच में इसके स्ट्रगल हुआ, और अल्टीमेटली आपको पता ही है कौन जीता? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव था
बहुत ट्रस्ट करता था इसके ऊपर मोहम्मद गौरी, और इससे ही इस्टेब्लिश हुई स्लेव डायनेस्टी, या इसको अपन मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी, क्योंकि इसके बहुत सारे रूलर्स एक्चुअली स्लेव्स थे, इसलिए इसका ये नेम पड़ा स्लेव डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है 1206 टू 1290 एडी। स्लेव के बाद आती है आपकी खलजी डायनेस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर दिल्ली सल्तनत का ऐसी टाइम पे हुआ अलाउद्दीन खिलजी, 1290 टू 1320 एडी। इसके बाद आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको पागल राजा बोला जाता था, इंसेन रूलर। आपको पता ही, उसने अपन ने एक तो डिस्कस किया हुआ ही है कि उसने गोल्ड कॉइन्स हटा के कॉपर करेंसी स्टार्ट की थी। तो 1320 टू 1414 एडी। फिर आती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सैयद डायनेस्टी। इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं हुआ है, वीक डायनेस्टी थी 1414 टू 1451 एडी। और फिर आ जाती है आपकी लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526 एडी, ठीक है। अब ये इसको ऑर्डर में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी डायनेस्टी कब हुई है, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्ट अपन वो ले लेते हैं ट्रिक, जिससे आपको ध्यान रहेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको बोलते हैं, केबीसी आ रहा है अभी, आप देखते होंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको आप बोल सकते हो, तो ऐसे देख लेना, सोने के लोटे, लोटा समझते हो ना, में समैया, समझ गए। जो कैपिटल लेटर्स इसमें मार्क किए हैं, इससे आपको ये ध्यान रह जाएगा। सोने के लोटे में मतलब गोल्डन, एक तरह से वो हो गया। समैया आपको पता ही है, समैया ले, तो ये हो गया इससे स्लेव, ये हो गया इससे खलजी डायनेस्टी, देन कम्स तुगलक डायनेस्टी, देन कम्स सैयद, और फिर अगेन सबसे एंड में आती है लोधी डायनेस्टी। 1526 में आपको बताया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड, जहीरुद्दीन बाबर ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी, और दिल्ली सल्तनत का इंडिया में एंड हुआ। और जहां पे क्या स्टार्ट हो गया था इंडिया में, मुगल एम्पायर। तो अब अपन इसके आगे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट बड़े जो डायनेस्टीज हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, ये आप नोट कर लेना। अब अगर अपन सबसे पहला बात करें तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 टू 1210 एडी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये फर्स्ट रूलर बना स्लेव डायनेस्टी का। इसको एक टाइटल दिया गया था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब गिवर ऑफ लैंड्स, बहुत ज्यादा दान करने वाला। तो इसका नाम क्या पड़ गया, लाख बख्श, ठीक है। इसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब यहां पे कई लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक
के नाम पर है, नहीं, कुतुब मीनार का जो इसने कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया वो बेसिकली था एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार, ये अच्छे से ध्यान रखना। होते ना राजा जो होते हैं इनके गुरु होते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य थे, इस तरह से। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके मेमोरी में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया था, बट ही कुड कंप्लीट ओनली द फर्स्ट स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, पहली मंजिल ही बना पाया था। उसके बाद इसकी डेथ हुई। इसकी डेथ इंपॉर्टेंट है, ही डाइड while playing चौगान, while playing चौगान। Now what is चौगान? It is modern पोलो। पोलो खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी बनाने का जो ऑर्डर दिया था कुतुब मीनार का, वो इसी ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद रूलर बना शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद ये रूलर बना 1210 से लेकर 1236 AD। he was the ruler, he was the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको रियल मतलब क्रेडिट जाता है, इसको क्रेडिट जाता है इस बात का ऑफ कंसोलिडेटिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया। समझ गए? जो क्रेडिट जाता है मुस्लिम रूल, जो स्टार्ट देखा जाए तो मोहम्मद गौरी से हुआ, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, लेकिन उसको जो अच्छे से जिसने कंसोलिडेट किया इंडिया के अंदर, उसका क्रेडिट इसको जाता है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसने बहुत अच्छे से यहां पे कंट्रोल किया सब कुछ, और बहुत लंबे टाइम तक भी रूल किया इसने। इसके बाद एक दो और रूलर्स आए, फिर इसकी डॉटर बनी रूलर रजिया सुल्तान। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है कि और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी कि इज द फर्स्ट, शी इज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, और आप ये भी कह सकते हैं प्रोबेबली द लास्ट ऑल्सो। एज सच मुस्लिम रूल के टाइम पे इंडिया में और कोई फीमेल मुस्लिम रूलर नहीं हुई है, तो आप कह सकते हैं शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट। बहुत ज्यादा केपेबल थी। इसके टाइम पे हिस्टोरियन था मिनाज ए सिरहाज। ठीक है, इसने ये कहा कि ये बहुत ज्यादा केपेबल थी, अपने ब्रदर्स से तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन एक ही इसके मतलब आप ये कह सकते हैं वीकनेस कह लो, जो उस टाइम के हिसाब से था, दैट शी वाज अ वुमेन। और ये बात मतलब इसने वो पर्दा सिस्टम बंद कर दिया, शी स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक मेल रूलर्स। तो ये बात इसके कोर्ट के बहुत सारे लोग, जो इसके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इसके ब्रदर्स, इसको बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इसने मैरिज की थी, इसी का स्लेव था अल्तुनिया, उससे मैरिज की थी इसने, एंड दे बोथ वर किल्ड। कॉन्स्पिरेसी की गई क्योंकि लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि रूलर एक फीमेल है, एंड दे बोथ वर किल्ड इन 1240 AD। इसके बाद एक जो और इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है वो है बलबन। ठीक है, ये एक कट्टर मुस्लिम रूलर था। एक ग्रुप होता था तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी, यानी कि ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। उसी का ये मेंबर था बलबन। बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तरह से बहुत बड़ा डिक्टेटर था ये।
इसने वही पॉलिसी ली थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसमें क्या था इसके कि जो अपोनेंट्स हैं उनके ऊपर कभी मर्सी नहीं दिखानी। तो मतलब मान लो ये किसी को अटैक करता था, सोल्जर्स दे वर किल्ड, देयर चिल्ड्रन एंड देयर वुमेन दे वर मेड स्लेव्स। या तो उनको स्लेव्स बना देते थे या उनको भी मार दिया जाता था। ठीक है, तो इसने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था ये अपन ने पढ़ा है, बाद में बिस्मार्क ने लिया इस पॉलिसी को। ध्यान रखना, बलबन, बिस्मार्क, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल भी कह सकते हैं। तो इसने दो ट्रेडिशन स्टार्ट किए, सजदा एंड पाबोस। सजदा समझते हो ना, टू बो डाउन बिफोर द एम्परर, टू बो डाउन बिफोर द एम्परर। और पाबोस मीन्स किसिंग द फीट ऑफ द एम्परर। तो ये इसकी थियरी थी। जो डिवाइन राइट्स की हम बात करते हैं, दैट किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। मतलब उसको जो राइट्स हैं पब्लिक से नहीं मिले हैं, पब्लिक ने उसको रूलर नहीं इलेक्ट किया है। जो हम डिवाइन राइट्स की बात करते हैं, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह में पढ़ा था, ये इसका स्टार्ट किया हुआ था। और इसने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया अपने कोर्ट में, सजदा एंड पाबोस। सजदा मतलब टू बो डाउन बिफोर द एम्परर, एंड पाबोस मतलब किसिंग द फीट ऑफ द एम्परर। तो बच्चों, आज अपन ने यहां तक देखा, स्लेव डायनेस्टी वाला पोर्शन अपन ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग डायनेस्टीज कंप्लीट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे इसका, और देन वी स्टार्ट मुगल एम्पायर। थैंक यू।